वेलकम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, अभी अभी इलेक्शंस खत्म हुए हैं। मोदी साहब ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली, लेकिन इन इलेक्शंस में हमने चाइना, पाकिस्तान, जॉर्ज सोरोस यानी कि बाहरी ताकतों का बहुत प्रभाव देखा। आज भी ओथ लेते हुए पार्लियामेंट के अंदर ओथ ले रहे थे एमपीज। इतना शोर शराबा हुआ कि ऐसा लगता है कि ये बाहरी ताकतों का प्रभाव अभी भी बरकरार है। इस विषय को विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विश्लेषक आरसेन सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इलेक्शंस में तो हमने इन बाहरी ताकतों का प्रभाव देखा। अभी भी क्या इनका प्रभाव बना हुआ चलता रहेगा क्या? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ओथ ले रहे हैं एमपीज, उसमें भी इतना शोर। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। अगर आपको स्मरण हो तो मैंने पिछले जो आपके साथ जो प्रोग्राम किया था उसमें मैंने इस बात को इसकी भविष्यवाणी की थी कि इस बार जो आप हंगामा देखेंगे पार्लियामेंट में वो अप्रत्याशित होगा। गुंडागर्दी होगी क्योंकि ये गुंडा एलिमेंट्स आए, क्योंकि ये सब के सब ज्यादातर ये डायनेस्टिक पार्टीज के जो नुमाइंदे होते हैं या जो उनके प्रोजेनी होता है वो पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं जाने जाते। सही बात, बिल्कुल। जिसका बाप ही चोर रहा हो सही बात। उससे आप उम्मीद करते वो संत होगा और वो प्रजातांत्रिक होगा। सही बात। ठीक है, इन सब के बाप चोर थे और चोरी से इकट्ठा किया हुआ धन के सुरक्षा के लिए वो अपने नालायक बेटों को वो राजनीति में लाते हैं। तो आप इनसे अगर राष्ट्रवाद और सेवा की भावना का उम्मीद करते हैं तो वो नहीं हो सकता। और बाप चोर, बेटा चोर, दूसरा जनरेशन चोर, तीसरा भी चोर निकलेगा। ठीक है ना? जब तक कि इनका ये पूरा जो ये बेईमानी से धन किया कमाया हुआ धन, किसी को नौकरी देने के पैसे, किसी के इससे करें, कोई बड़ा महोत्सव करता है जहां नाच हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप उम्मीद करते हैं कि इनसे प्रजातांत्रिक मूल्य, वो जमाने गए जब वो पार्लियामेंट में इनफॉर्म डिबेट्स होते थे। अभी भी होते हैं, कुछ अच्छे ही है। अब आप किसी से उम्मीद करें ये डायनेस्टिक में कि अरुण जेटली के स्तर का कोई डिबेट करे पार्लियामेंट में, ये इनके 10 पुस्तों में ही पॉसिबल नहीं। सही बात है। हो ही नहीं सकता है, इनका स्तर ही यही है। और आज तो एक बहुत पवित्र दिन था प्रजातंत्र। बिल्कुल। आज आप शपथ ले रहे हैं। शपथ एक तरह की पूजा होती है, आप ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेते हैं। लेकिन इनके लिए क्या ईश्वर और क्या पुण्य और क्या ये, सही बात है, बिल्कुल। क्या प्रजातंत्र है? ये संविधान संविधान लेके घूमता है क्या? इनको किस चीज में आस्था है? जब तुमको ईश्वर में ही नहीं आस्था है और तुम ही बोलते, मैं तो नहीं बोलता हूं जनता जनार्दन। मैंने कभी नहीं बोला जनता जनार्दन, आप ही लोग बोलते हो जनता जनार्दन। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। मैंने जनार्दन, ये जनता जनार्दन के कई रूप देखे हैं, अच्छे रूप भी देखे हैं, बिकने वाले रूप भी देखे हैं और अभी भी देख रहा हूं। तो जब तुम जनता के जनार्दन, तो भाई तुमको हंगामा भी करना है तो ओथ लेने के बाद करोगे ना। और ये कितना बड़ा दिन, आप सोचो कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग, मतलब बिल्कुल एक नया नैरेटिव। वो जो कॉलोनियल, जो हमारा जो माइंडसेट था, जो कॉलोनियल जो फ्रेमवर्क था जिसकी याद पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमेशा दिलाती थी, आज आज कितना वो गर्व और खुशी का दिन था। बिल्कुल। लेकिन अब आप इनसे क्या उम्मीद करोगे? क्योंकि इनके बाप लोग जो चोर थे इसी रास्ते से आए थे।
अब इनसे आप ये विदेशी महिला से आप उम्मीद करते हो कि ये जियो पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी और इकोनॉमिक्स और उस पर ये बात करेगी? कभी आपने इसके इतने साल हो गए पार्लियामेंट में, ये विदेशी महिला एक डड जिसको कहते हैं ना, इसके मैंने दो ही एक्सप्रेशन देखे हैं, या तो माफिया वाला एक्सप्रेशन, और या नहीं तो वो एक जो महिलाएं होते हैं माफिया वाली, ऐसे ऐसे उकसा रहे लोगों को। आज तक मैंने इससे दो इन्फॉर्म्ड लाइंस भी नहीं सुने। तो आप माफिया बेटे से भी नहीं सुना सर हमने तो। नहीं हाँ, जो अरे भाई, तो उसका बेटा, उसने कोई आज तक एग्जाम नहीं दिया जिंदगी में? वो सर कपिल शर्मा को फेल कर देगा इस हिसाब से। उसने कोई एग्जाम में नहीं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये लोग क्या है पार्टी में, व्हाई इट इज सो डेंजरस, ये डायनेस्टिक पार्टी का ये सब क्या है? ये जानते हैं कि ये अपने इन्फ्लुएंस से ये पूरे राष्ट्र के राजनीति में इनका कब्जा नहीं हो सकता है। ये क्षेत्रीय लोग हैं, समझ रहे हैं आप? एक क्षेत्र में इनका प्रभाव है, और प्रभाव है पैसे के कारण, प्रभाव है जाति के कारण, प्रभाव है गुंडागर्दी के कारण। हम उसके साथ गुंडागर्दी। अभी आप कई पार्टियां, हमारे यहां भी एक है डायनेस्टिक पार्टी, मान लीजिए बिहार में, उसको बिहार के बाहर कुत्ता नहीं पूछता। एक यूपी में है, उसको बिहार के बाहर कुत्ता नहीं पूछता। एक पद्म विभूषण लेके महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, उसको महाराष्ट्र के बाहर कुत्ता नहीं पूछता। ठीक है। और एक आपके पास ये है नेता है जो आज भी अगर 100 सीट पे खड़े होना तो 100 सीट से अकेला जीत जाएगा। ऐसा नेता आसानी से नहीं मिलता। सही बात। इसीलिए नेता बनने बहुत टाइम। और मैंने कभी, कुछ लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, लोगों ने इनसाइडर आउटसाइडर, वो बनारस में कि आउटसाइडर है, गुजराती है, बकवास करते हैं। तो मैं कहता, मेरे को भी गुस्सा आया। मैंने कहा कि तुम कितने एहसान फरामोश हो। क्या हालत थी बनारस की। मैं सर खुद 2 बार बनारस हो गया। बनारस में क्या हालत थी और किस गंदगी में। तो मतलब वही है ना भाई कि जिसको गंदगी से प्रेम है, तो उस गंदगी को सफाई करोगे तो परेशानी होगी। सुअर को आदत होती है सर कीचड़ में, गंदगी में। ठीक है। तो मैंने कहा उन लोगों से कि ऐसे है वैसे है, बाहर के लोगों को ये लाया, अयोध्या में भी ये सब ये चलाया गया। तो मैंने कहा कि आज मोदी अगर 35 सीटों से खड़ा हो जाए ना गुजरात में, सभी जगह 5 लाख से ऊपर वोट से जीतेगा। 26 सीटें, जो सॉरी जो भी 26 सीटें हैं वो सभी जगह, वो गुजरात में ही नहीं, मैंने बोला ना 100 सीटों पे। और इन डायनेस्टिक पार्टीज का क्या है, ये सब पाकिस्तान की खोज में निकलते हैं। तो खास वोट बैंक नहीं, पाकिस्तान की खोज में। तो पाकिस्तान की खोज में कैसे? तो हम वायनाड चलेंगे जी। वायनाड में क्यों? मुसलमान है, कट्टर मुसलमान है, जिहादी है, पॉपुलर फ्रंट के वो इंडिया के झंडे होते हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसके खिलाफ, जो कि नेहरू को जिन्ना कुछ नहीं समझ, उस पार्टी के लोग हैं। लेकिन आज देखो, आज वही पार्टी सबसे पहले सपोर्ट में आई। अब उनका क्या कहना है कि भाई देखो, ये चेहरा जो है ना, इसको तुम इलेक्ट करोगे तो जिहाद को इंपीटस मिलेगा, गजवाए हिंद को इंपीटस मिलेगा। तो वो इनकी घुड़सवारी कर रहे हैं। ये अभी उनकी घुड़सवारी कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद वो इनकी घुड़सवारी करेंगे। ठीक है ना? ये क्रिश्चियन महिला है, इसका हस्बैंड जो है ये क्रिश्चियन है, ये हिंदुत्व से बिल्कुल परे है। तो ये हमारे रेडिकलाइज्ड जो इकोसिस्टम है उसकी ये सबसे भरोसेमंद ये कैंडिडेट, इसलिए वोट मिलेगा।
चीन की खोज में उनको मालूम है कि चीन भी यहां पर इन्फ्लुएंस करता है इलेक्शन, पैसा से, स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन से, बॉर्डर पे गर्मा गर्मी करके, यहां तक कि चीन की खोज में इसलिए ये निकले कि चीन जो है वो एक्सटर्नल मैनिपुलेशन से इंटरनल डिस्कोर्स तय करता है, और उन्होंने कर दिया। तो ये चीन की खोज में वहां गए, एमओयू साइन किया। ये चीन की खोज में डोकलम क्राइसिस के उसमें अंदर गया। ठीक है, तो पाकिस्तान की खोज, चीन की खोज, क्या आप समझते हैं वायनाड इसको मलयालम के प्यार के मोहब्बत के लिए गया था? मलयाली और मलयालम के मोहब्बत के लिए? अब तो होड़ लगी हुई है सर नहीं, वायनाड नहीं, की। वही कह रहे हैं कि मलयालम और मलयाली की क्या क्या ये मोहब्बत के लिए वहां गया था? ये मुसलमान का वोट लेने गया है। वो जैसे वो क्या नाम है पठान, कौन, यूसुफ पठान। यूसुफ पठान क्या बंगाल के प्रेम से गया था? वो बंगाली संस्कृति के प्रेम से गया था। वो भी पाकिस्तान के खोज में गया था। और मैंने बंगाल और केरल का इसलिए आपको ये दिया कि आज हिंदुस्तान के ये दो सबसे बड़े रेडिकलाइज्ड इलाके हैं, दोनों ग्लोबल जिहाद से ग्रसित हैं, दोनों मैं उदाहरण देता हूं क्या कनेक्शन है। अभी असम के दो लोग पकड़े गए, मुनव्वर अली और अब्बास अली, अभी जस्ट कल परसों की बात है। कोझिकोड में वो रेलवे लाइन के जो सिग्नल का जो केबल है वो काट रहे थे वो। अच्छा। और जब वो उसको बेचने गए थे वो पकड़े गए। कहां से आए थे ये दोनों कहां के रहने वाले थे? बंगाल के। तो फिर बंगाल में किसने एक्सीडेंट करवाया होगा? अगर ये पकड़े नहीं जाते तो आप समझो कि कितना बड़ा क्राइसिस हो जाता। और पिछले साल आपको याद होगा 2023 की बात है, ऐसे ही एक यहां के शाहीन बाग से लड़का उठा और वो चला गया आपके कोझिकोड, और वहां पे उसने जाकर अल्पजा कन्नूर एक्सप्रेस पर उसने, एक शोलापुर स्टेशन है वहां, पेट्रोल खरीदा बिना किसी प्रोवोकेशन के। उसने पैसेंजर्स पर ये सब जिहाद का हिस्सा। उसने पेट्रोल छिड़का, आग लगा दी, दो तो कूद गए, हस्बैंड वाइफ और बच्चा वो मर गए, 9 जो है वो मतलब वेरियस डिग्रीज में वो जल गए। और इसके 2 महीने बाद एक और बंगाल से गया, एक बंगाल से गया वहां पे, वो भी पकड़ा गया। वो जब एमटी कोच में उसने आग लगा दी थी, वो बीपीसीएल के जो भंडार है वहां पर उसको लगाए हुए थे। तो ये जितने आप देखते हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस, क्या इससे आपको ये लगता नहीं है कि अभी जो ये कंचनजंगा एक्सप्रेस में हुआ है ये सबोटाज हो सकता है? बिल्कुल। तो आप बंगाल और उसका कनेक्शन देखो, यूसुफ पठान और वायनाड का वो देखो, केरला और इस्लामिक स्टेट का आप कनेक्शन देखो। ठीक है, केरला और वो तो पीएफआई गढ़ी है। ये इसलिए जा रहे हैं, दे आर इन सर्च ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया। ये रीजनल पार्टी जो है यूपी की, आपको मालूम है कि उसमें उसको पूरा समर्थन है। बिल्कुल। ये जो वेस्टर्न यूपी में जो पाकिस्तान है, तो ये क्या है कि ये पॉलिटिक्स जो है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पर किस तरह से प्रभाव डालता है, किस तरह हमारे यहां एक अंदर में पाकिस्तान और एक अंदर में चीन पनप रहे हैं, उसको फोर्टिफाई किया जा रहा है। और इन सब के पीछे में एक सरगना जो है वो विदेशी महिला जो है। हमारे सनातनी भाइयों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? नहीं, वो सनातन मैं क्या कहूंगी, मैं असमर्थ हूं। आज मैं देख रहा था, आप सनातनी भाइयों की बात कर रहे हैं,
वो जो अयोध्या से जीता है पार्लियामेंट, आज उसको बिल्कुल ऐसे आगे आगे उसको परेड कर रहे थे कि जैसे कि चिढ़ा रहे हैं सर। नहीं नहीं, कि जैसे राम मंदिर से भी वो बड़ा, हाँ। कि ये देख ले राम मंदिर बनाया था ना, है बनाने के बावजूद इसको जिता दिया हमने, और वो मूर्ख ऐसे वो कर रहा है। अरे तू तो मर जाएगा, तू तो मर जाएगा, तेरे पुश्तें मर जाएंगी, लेकिन राम मंदिर हमेशा आबाद रहेगा। बिल्कुल। ये क्या तो दिखा रहा है। मुंह पे कुछ और भी आ रहा था, अजीब सी शक्ल बना के, जैसे पता नहीं इसने कौन सा ये, अरे भैया फिर चुनाव होंगे, तू कहां होगा क्या नहीं होगा, होगा कौन जानता है, लेकिन राम मंदिर होगा। राम मंदिर जब तक होगा, हिंदुस्तान के सारे लोग अपनी आस्था लेकर वहां जाएंगे, तेरा शक्ल देखने कोई नहीं आएगा, तेरा शक्ल देखने कोई नहीं आएगा। जिसने राम मंदिर बनाया और जिसने राम मंदिर का के सारे रोड़े हटाए, उसको लोग याद करेंगे। तू तो एक टेम्पररी फिनोमिनन है, तू एक रीजनल पार्टी का एक क्या है, इलेक्शन तो होते रहते, चुनाव में तो बहुत लोग, फूलन देवी भी चुनाव जीती थी, उससे क्या है। और जिस तरह से उसको, ही शुड हैव बीन हम्बल। अगर अयोध्या के जैसा, ये अयोध्या का वासी है क्या, अयोध्या के वासी ऐसे होते हैं? उसने तो यही दिखाया सर, है? तभी तो उसको जिताया अयोध्या वासियों ने। गद्दारी तो सनातनी भाइयों ने करी सर। है? नहीं, गद्दारी किया क्या किया वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये चुनाव तो एक टेम्परामेंटल चीज है, हम तो संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, आपने ये देखा कि किस तरीके से इसको, जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, आप सब देखोगे कि इनका जिहादियों से बहुत बड़ा गठजोड़ है, क्योंकि जो भी है 15% वोट्स, 20% वोट का तो वो एडवांटेज लेके ही चलते हैं ना, उनको मालूम है। अब इस तरह की आप पॉलिटिक्स करो, अगर अच्छे घर के ये लोग होते ना, तो कुछ राष्ट्र के बारे में सोचते, राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचते हैं। सर आपने पहले नहीं, चोरों की औलाद है, नहीं, ये 20%, ये 20%, ये हैंडीकैप के 20% तो पहले कैलकुलेट करके ही चलते हैं ना, कि 15% जितने भी हो, कहीं कहीं पे और भी ज्यादा है, कि ये वोट तो मेरे पक्का है, ठीक है ना, ये सीट मेरी पक्की है। अब 20-30% बच गए, इनको, हमारे भाइयों को बांट दो। अरे तू पैसे कमा के क्या करेगा यार, सही बात, तू पैसे कमा के क्या करेगा, ये तुम्हें ये जिहादी छोड़ देंगे। कल एक बड़ी अच्छी तस्वीर आई, एक गोल्डन टेम्पल में कोई लड़की, वहां पे उसने योगा किया कुछ मिनट के लिए, और उसके बाद वो वहां से जो श्री क्या SGPC गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तरफ से बहुत ऑब्जेक्शन आया, एक तरह से फतवा इशू किया, बेचारी ने प्रॉमिस किया, ये किया वो किया, ये वायरल हुआ पूरे जगह पे। और उसी के तुरंत बाद एक और फोटोग्राफ आया, वो था करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का, वहां पे वहां का ग्रंथी और एक और सरदार जी, और उसके साथ शोएब अख्तर खड़े हैं, और शोएब अख्तर का आप एक्सप्रेशन देखो, इस तरीके से खड़ा है, सर पे कोई रुमाल नहीं, पैर में जूते, और ये दोनों खड़े होके, ये ग्रंथी और जो थे, ये फोटो खिंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने जरूर बोला होगा शोएब अख्तर को कि भाई सर पे रुमाल डाल ले, यही रिवाज है हमारे यहां। उसने जरूर, और उसने जवाब दिया होगा कि मैं मुसलमान हूं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं। यह मत भूलना कि तुम इस्लामिक कंट्री में,
तो हम तो फिर भी चलो ये कहते हैं कि हम आपसे अलग हैं, तो मैं कहता हूं कि तुम बिल्कुल अलग हो। जो ये खालिस्तानी कहते हैं ना कि हम आपसे अलग हैं, तुम बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकते तुम। हमारे वैसे संस्कार ही नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हम तुम्हारी आस्था को हम हमेशा इबादत करेंगे, लेकिन मुसलमान तुमको इस तरह से ट्रीट करेगा। ये देख लो, शोएब अख्तर से पूछ लो। ये तो बहुत सारे ये आम आदमी पार्टी भी खालिस्तान की खोज में है। तो कोई चीन के खोज में है, कोई पाकिस्तान के खोज में है, कोई खालिस्तान के खोज में है। उसके बाद ये आप जो कह रहे थे कि क्या ये जो षड्यंत्र था ये रुका? नहीं, ये नहीं रुकेगा। ये हंगामा चलते रहेंगे। ये इस तरह से जेब से निकाल के ये कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते रहेंगे। एक किसी से पूछना कभी कि इसमें बता क्या लिखा है। ये ये विदेशी महिला, उसका बेटा, उसकी बेटी से उससे केवल ये पूछ लेना कि प्रीएम्बल क्या है हमारे संविधान का, जो ये तू ऐसे ऐसे दिखा रहा है ना, इसका प्रीएम्बल क्या है। मान लो कि उन तीनों में से शायद एक कोई जवाब दे दे, तो फिर उससे पूछना कि ये बताइए प्रीएम्बल को बदला किसने और किसके कहने पे बदला। इमरजेंसी लगा के सोवियत, क्योंकि इसकी इलेक्शन की फंडिंग पूरी सोवियत यूनियन ने की थी और उन्होंने इसको इमरजेंसी के टाइम में सपोर्ट किया और बोला कि अपने संविधान में ये वर्ड सोशलिस्ट आपको डालना है, जबकि बी आर अंबेडकर ने इसको जोड़ने से मना कर दिया था। तो आपको कितनी इज्जत है अंबेडकर साहब के लिए और उनके संविधान के। दूसरी बात कि हर जगह ये लोग अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं, ये नहीं कहते हैं कि अंबेडकर साहब ने क्या कहा था। अंबेडकर साहब ने यह भी कहा था कि मुसलमान की लॉयल्टी किसी देश से हो ही नहीं सकती। अंबेडकर साहब ने यह भी कहा कि मैं पाकिस्तान बनने के विरुद्ध में हूं, लेकिन जब बन गया तो मेरी अपनी राय थी कि सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले जाते हैं। ये बात नहीं कहेंगे। और तीसरी बात, अंबेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है ना। उन्होंने कमरे में बैठ के और ये नहीं किया कि एक किताब नहीं लिख दी उन्होंने। भैया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे मुस्लिम की लीग के भी लोग थे, जो कि बहुत बाद में गए। अनेक अनेक डिमांड्स, बड़े विद्वान लोग थे, बहुत सारे चर्चा हुई, डिबेट हुई, इस पर भी चर्चा हुई, भारत वर्सेस इंडिया का क्या ये होना चाहिए, सबने सुना। फिर उस पर वोटिंग हुई, उसका ड्राफ्ट बनाया गया, उस पर वोटिंग हुई। तो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी। और ये जो गांधी जो तुम ये टाइटल जो तुमने चुराया हुआ है ना, तो अंबेडकर साहब का गांधी पर क्या ये था 1955 का एक बीबीसी इंटरव्यू है, 54-55 का, इट्स देयर अवेलेबल, यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाँ, वो मिल जाएगा। देख लीजिए क्या कहते हैं उनके बारे में, देख लीजिए। तो हर चीज में ये अंबेडकर साहब को आप क्यों घसीटते हो भाई? सही बात। अंबेडकर साहब ने उस समय जितने लोग बैठे हुए थे, इसके लिए एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई थी भाई। सब ने अपनी राय दी, फिर उसको अमेंडमेंट्स लाए गए। उसमें अमेंडमेंट के बाद जब लाए गए, मतलब देन फिर इट वाज पुट टू वोट, और वोट होने के बाद फिर उसको ड्राफ्ट किया गया। और जो जिस और ये लड़का है, एक्चुअली क्या है ना, ये जितने डायनेस्टिक किए तो ये इनसे तो कोई सवाल पूछ नहीं सकता है।
ठीक है, ये तो वन साइडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं ना। कोई पूछ ले कि ये हमारे संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कितने परसेंटेज है, जो बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 60 to 70% of the constitution is borrowed from that. लेकिन ये लेके घूम रहे। वो कॉन्स्टिट्यूशन वो दिखा रहा है सर, उसकी दादी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम शब्द गलत निकल जाएगा। नहीं नहीं, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि क्या ये सिलसिला, नहीं, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। ये जो आप नीट वाली वो दे रहे हैं ना, ये सब टूल किट का हिस्सा है, ये सभी टूल किट का हिस्सा है। आपने अग्निवीर में भी देखा होगा। कैसे अग्निवीर में जो 30 साल का बुढ़ा है, 25 साल का बुढ़ा है, 40 साल का बुढ़ा है, वो भी ट्रेन को आग लगा रहा है। ही इज नॉट ए कैंडिडेट, ही इज नॉट अफेक्टेड। और शक्ल से लग रहा है कि ये तो 10 पुस्त कभी फौज में भर्ती हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वो आग लगा सकता है, कभी अग्निवीर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो भी वैसे ही पैदाइश है। उसी तरीके से ये नीट की परीक्षा में भाई आपका यही कहना है ना कि ये जो लोग सफल हुए हैं ये गलत तरीके से सफल हुए, तो सिर्फ उन्हीं का रीटेस्ट कर लो। आपको तो नंबर ही नहीं आए। जिसको नंबर नहीं आए, आपने कहा कि इन्होंने खरीद फरोख्त हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो जो सफल, वही जो सफल हुआ है उसी ने किया होगा ना। तो उनका ले लो ना आप एग्जाम। लेकिन हंगामा कौन कर रहा है? जो असफल हुए हैं। और हमेशा जो असफल होने वाले की जो संख्या है वो सफल वालों से ज्यादा होती। ऑब्वियस सी बात है सर, 24 लाख थे तो सीटें तो उतनी ही हैं। हाँ? तो ये सारा कुछ ये सब ये चलता रहेगा। और ये लोग कह रहे हैं कि आगे क्या होगा इसका। देखिए, वो सब कुछ नहीं होगा कि सरकार चलेगी, और लेकिन सरकार को ये जितनी चीजें हमने बोली, ये जॉर्ज सोरस की, अभी आप देख रहे हैं एक और चीज चल रही है कि खाने में कहीं पे, जस्ट इमेजिन, ये ना एक दौर चलता है, मी टू मी टू मी टू मी टू। ठीक है, खत्म हो गया। अवार्ड वापसी, अवार्ड वापसी, खत्म हो गया। अब चल रहा है दाल में कॉकरोच, आइसक्रीम में उंगली, ठीक है, उसमें चूहा। अब ये कहीं ऐसा ना बोल दे कि साला आइसक्रीम के कप में हाथी निकल आया। ठीक है ना, ये सब दिस इज भ्रम फैलाइए, डिस्टेबलाइज कीजिए कंट्री को। जितना आप डिस्टेबलाइज करेंगे उतना ये मोदी बदनाम होगा, सरकार बदनाम हो। ये टोटल माफियागिरी, टोटल माफियागिरी है। और आपको मालूम है कि विदेशी महिला जिस जमीन से आती है वहां पर माफिया का वो ब्लड में है, माफियागिरी। माफिया शब्द निकला ही वहीं से है, माफिया। और माफ कीजिएगा, उस माफियागिरी में ये मनमोहन सिंह भी इस माफियागिरी का हिस्सा था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, ये जितने इसके नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के जो मेंबर थे, वो ये जो संविधान की ऐसे कर करके दुहाई देता है। अबे दिखा ना खोल के, कहां लिखा हुआ है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल? कहां लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो फाइल्स भेजेगा इस गंवार विदेशी महिला के पास? ये कहां लिखा हुआ है? जिस दिन अजमल कसाब को फांसी लगी थी, मैं एक चैनल पे था उस दिन, तो ये हुआ कि सिर्फ 2 लोगों को मालूम था, एक होम मिनिस्टर का मालूम था और एक विदेशी महिला को मालूम था। तो जब ब्रेक हुआ तो आई टुक एन ऑफेंस। मैं एंकर को बोला कि मैं ब्रेक के बाद मैं ये सवाल उठाने जा रहा हूं कि इस विदेशी महिला को कैसे, किस हैसियत से आपने बताया इसको? ये है कौन? हु इज शी? सही बात है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है। कुछ नहीं, वही कह रहे हैं बस। हाँ,
तो जो एंकर जो थी वो बोला हाँ सर आप उठाइए। मैंने उठाया, 5 मिनट में क्लैरिफिकेशन आ गया कि नहीं उसको नहीं बताया था, 5 मिनट्स में। तो ये सारा कुछ आप ये देखेंगे जितने ये टूल किट्स हैं, वो पहलवानों वाला अब खत्म हो गया ना। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ? खत्म हो गया। वो ब्रिजभूषण सिंह वो पावरफुल नेता था वहां का, काफी सीट्स पूर्वांचल में इन्फ्लुएंस करता था, आपने लगा दिया उसको। तो ये टूल किट अब कोई क्या करे, कोई अपने कपड़े फाड़ ले बीच चौराहे पे, कोई अपना कुछ अपना अपनी बेइज्जती का भी वो नहीं है आपको, झूठ पर झूठ आप बोले जा रहे हो। हैं? आप 4 साल में 256 बार आप फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हो। हैं? आप ये कह रहे थे ना कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम फिर से इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अरे यार, यहाँ तो 90% जो इंडियन है वो नेपाल तक भी नहीं गया है, तो अपने ये 256 ट्रिप्स का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन तो कर। तो थाईलैंड हो जाता है, हाँ? थाईलैंड हो जाता है। एक बार वो जब 2019 में जब हारा था तो शायद उसके बाद थाईलैंड, कंबोडिया, हाँ ऐसे ऐसे ही जगह जाता है। और ये पहले भी ये बहुत और चीज का भी बहुत शौकीन है। बॉस्टन में इसको उसने ब्रजेश मिश्रा ने इसको बचाया था। हाँ हाँ, उस समय भी काफी इसके पास धार्मिक किताबें मिली थी। धार्मिक किताबें मिली थी इसके पास। तो ये सारा का आप देखोगे कि ये जो टूल किट है ना, इस तरह के थीम्स, ये टूल किट, वो अभी $100 बिलियन जो वो था ना, अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लगे हुए हैं, वो लगा हुआ है। और ये आप देखो, ये जितने जितने डायनेस्टिक फैमिली और उसका सरगना कौन है डायनेस्टिक, वो किस रास्ते से पावर में आए, खून खून खून, बिल्कुल सर। घर घर के मेंबर्स का खून, ठीक है ना। मैं कितने लोगों का खून गिनाऊं मैं, जो वायनाड जा रही हैं उसके यहां भी 3-4 मौतें बहुत रहस्यमयी ढंग से। तो वही सारा माफिया यही है, सबकी ऐसी रहस्यमयी मौतें होती। लेकिन अब आप वही सवाल पूछोगे कि इनको ये कैसे चुन के आ जाते हैं, कैसे हवा इनके फेवर में बह जाती है। तो एक बात बताऊं, और जो जनता जनार्दन जो है ना, हमारे ही बीच में हर चरित्र के लोग, उनका चरित्र नहीं बदलेगा इतना। एक संस्कृत में श्लोक है, शलय शलय न माणिक्यम मौक्ति कम न गजे गजे। ठीक है, हर सांप के ऊपर में वो मणि नहीं होता है, शले शले न माणिक्यम मौक्ति कम न गजे गजे। हर हाथी के ऊपर में वो मुकुट नहीं होता है। सज्जना ना ही सर्वत्र, सज्जन सब जगह नहीं होते, चंदन ना वने वने। ठीक है, तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। वो जो चोर है, वो कहते हैं ना कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ लो, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है ना, तो वही है। तो इनसे आप अगर ये उम्मीद करते हो कि ये इनफॉर्म डिबेट्स होंगे और इनको मतलब आपको ये डिबेट सुन के ये आएगा, ये नहीं, ये मत एक्सपेक्ट कीजिए आप। मतलब 5 साल जो अब चलेंगे, पार्लियामेंट ठप ही करके रखेंगे। ये हुआ क्या है ना कि ये डायनेस्टिक वाले हैं,
अब बाप कहीं भेज दिया जबरदस्ती, कुछ हिंदुस्तान में तो अंग्रेजी आ गई तो आपको मतलब कुछ ना कुछ मतलब वो एक थोड़ा सा आपको स्टेचर आपका बढ़ जाता है, तो उसके पीछे ये उसकी आड़ में ये जी रहे हैं, हमको और आपको लूट रहे हैं ये। अभी देखिएगा, अभी ओथ होगा ना, ये शख्स फिर भागेगा बाहर। थाईलैंड नहीं, थाईलैंड अब दुनिया के हर शौक अलग है सर। हाँ, नवाबी शौक भी है। इनके कई के नवाबी शौक भी हैं, मैं आपको बता रहा हूं आपको। तो ये है, ये चलेगा, लेकिन धन्य है कि मोदी साहब इतने बड़े हमले को वो झेल गए, और फिर भी मतलब इतनी सीट पर कहीं कोई सरकार नहीं जाती। ठीक है ना, जिसको भी थोड़ा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का आइडिया है, वो सरकार कहीं नहीं जाती, और जाती भी है तो कोई बात नहीं। एक बात कह रहा हूं मैं, नहीं क्या सर, एक बात कह रहा हूं। पहले बात तो 240 इज अ वेरी वेरी गुड नंबर, वेरी कंफर्टेबल नंबर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जितना तक जानता हूं, ये प्राइम मिनिस्टर किसी से झुकने वाला, आज आपको मालूम है क्या किया इन्होंने? हमने ड्राफ्ट दिया था लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के लिए, इंडो रशिया लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, ठीक है। अभी तक जितना हमारा मतलब कि हम आपके मिलिट्री फैसिलिटीज को यूज करेंगे, तो अभी तक ये केवल जो हमारे क्वाड देश हैं और ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी वाले हैं उनसे किया था। इस बार हमने रशिया से किया। अगर इसमें दम नहीं होता तो ऐसी नीति क्या हम अपनाते? तो हम लोग किसी से झुकने मतलब ये जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, ही कैन नॉट बी ब्लैकमेल्ड, आई कैन टेल यू दैट मच। सर एक मेरा एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है। दिल्ली में जो पानी की समस्या चल रही है, केजरीवाल तो जेल में है ना, वो रिजाइन दे रहे, एक नई प्रथा शुरू कर दी उन्होंने कि भैया चीफ मिनिस्टर हैं, जेल भी हो जाए तब भी मैं रिजाइन नहीं करूंगा, वो उन्होंने साबित कर दिया और वो प्रथा चलेगी। दिल्ली में पानी की समस्या का क्या समाधान होगा सर? नहीं, ये जो ड्रामे करके बैठी है। नहीं, ये सवाल उनसे पूछो ना। ये जो संविधान का वो कॉपी भी नहीं, कार्ड लेके घूम रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे कि ये संविधान है। उनसे पूछो कि एक तो होता है जो संविधान में लिखा हुआ है, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। तो क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट की जो आपकी समझ है, वो ये कहती है कि जो सरकार है वो जेल से संचालित होगी? नहीं, बिल्कुल। इसका जवाब दे दें ये लोग बस। इज अ ब्लैक डे फॉर इंडिया, ब्लैक डे फॉर द जुडिशरी, ब्लैक डे फॉर द लेजिस्लेचर। लोगों की आस्था खत्म हो गई है इससे। एक मोरालिटी होता है, आप किसी महिला को, जब आपको बेल पे छोड़ा जाता है, महिला को पीट देते हो, ठीक है, उसके बाद वो अंदर जाते हो तो हम कहते हो रिजाइन नहीं करेंगे। हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? शीश महल का स्वाद पड़ा हुआ ना, उसको उसी को डर है। अब पता नहीं अब कौन उसका स्वाद ले रहा है, उसके एब्सेंस में, मैं नहीं जानता। कोई तो उसमें सो ही रहा है ना। बिल्कुल, कोई तो सो ही रहा है। व्यूअर्स, आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ये हमले, तैयार रहिए सनातनियों, ये हमले अभी और होने हैं, क्योंकि कुछ गलतियां हमने भी की हैं। नहीं, बहुत तरह का, अभी तो फार्मर वाला फिर से होगा, फार्मर एजिटेशन, फिर ट्रैक्टर होंगे, फिर कोई खिलाड़ी वो होगा, बैठेगा धरने पे, फिर आप देखिएगा कि फौज में भर्ती में प्रॉब्लम है तो फौज में खाने में प्रॉब्लम है। ये सारा कुछ होगा, सारा कुछ होगा। तो ये देखते रहिए। थैंक यू सर, आपका भी धन्यवाद।